नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। एक महत्वपूर्ण घोषणा केंद्र सरकार ने की है। मेडिकल क्षेत्र में 27% आरक्षण दिया गया है ओबीसी वर्ग को और 10% आरक्षण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं ऐसे लोगों को। इस आरक्षण का क्या असर होगा मेडिकल क्षेत्र पर, इसकी जरूरत क्या थी और आने वाले दिनों में मेडिकल क्षेत्र में क्या बदलाव होगा इस निर्णय से, उस पर आज बातचीत होने वाली है। हर पहलू से इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, इन दोनों पहलुओं पर आज बात होने वाली है। और बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर जयेश शाह, जो रिसर्चर है, अलग अलग विषयों पर रिसर्च करते हैं, और मेडिकल फील्ड से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अशोक मेहता, जो सीनियर आई सर्जन है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे देखते हैं इस निर्णय को? पहली बात बताओ तो इस निर्णय से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा। जाति और जनजाति दोनों के पास अनामत थी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास नहीं थी, वो दिया गया है जी। मैं अनामत का इसलिए विरोध करता हूं कि मैं ऐसा नहीं सोचता कि बिछड़ी हुई ज्ञातियों को आगे मत लाया जाए, उनको आगे लाओ, लेकिन उनके सामने मेरिट को भी साथ साथ ध्यान रखा जाए। जी। अब जो ओबीसी ज्ञाति है, जो आज से 50 साल पहले थी और आज है, उसमें काफी बहुत फर्क है। चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो। ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी क्रीमी लेयर है, तो जो घोषणा की गई उसमें क्रीमी लेयर को बाहर करेंगे ऐसी बात नहीं है। ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें जो क्रीमी लेयर है वो ही बेनिफिट ले रहे हैं। उसी समाज में जो पछात है वो पछात ही रह रहे हैं जी। तो अगर आपको आगे लाना है तो वो सब में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम उसको साथ शामिल की जानी चाहिए। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि अगर पूरे एजुकेशन फील्ड में अनामत भले 50% रखो या 60% रखो, लेकिन उसको इनकम बेस्ड कर दो। और इनकम बेस्ड करने के बाद अगर आपको कोटा रखना है, पॉलिटिक्स चलाना है, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको ज्ञातियों को समावेश करना है, तो पहली तो बात है कि उसको इकोनॉमिक बेस कर दो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो बिछड़ी अदर बैकवर्ड क्लासेस का हो, लेकिन वो अनामत उनको इकोनॉमिकली जो वीकर है उस ज्ञातियों में सबको मिलनी चाहिए। अगर आपको बांटना है तो आप समझ लो कि आपको 50% अनामत रखनी है, रख लो। 50% अनामत के साथ साथ आप ऐसा करो कि 50% में से 25% ओबीसी के वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली, उनके लिए 10% शेड्यूल कास्ट की जो है उसके लिए, 10% जो आदिवासी जनजाति है उनके लिए, ऐसे कर दो आप। जी। पर लेकिन एससी में भी, एसटी में भी और ओबीसी में भी इकोनॉमिकली वीकर है उसको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट हो, तो उसको ज्ञातियों की जो पॉपुलेशन है, मैं तो ये मानता हूं कि 50% रिजर्वेशन कर दो। वैसे तो मेरिट में डैमेज होगा, लेकिन चलो एक बार अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वीकर सेक्शन को आप इकोनॉमिकली वीकर उनको आगे लाना है, अगर आपका गोल ये है, वेलफेयर स्टेट कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपका गोल ये है तो 50% अनामत के साथ साथ ज्ञातियों के आधार पर जो जिस ज्ञाति में जितना इकोनॉमिकली वीकर है उन्हीं को अनामत दिया जाए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। अकेला डायरेक्ट कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देता हुआ निर्णय लिया गया है। हमेशा से ये मांग की जाती रही है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें आरक्षण भले ही मिल जाए ताकि उन्हें आगे आने का मौका मिले, लेकिन ज्ञातिवाद को बढ़ावा देना सरकार का ये जो निर्णय है उससे मेडिकल क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, ये डॉक्टर मेहता से हम पूछेंगे। सर, मेडिकल क्षेत्र इसे कैसे देख रहा है और कैसे रिएक्ट करने वाला है आने वाले दिनों में? सबसे जो चीज़ बहुत ख़राब है कि आज भारत की आज़ादी के 70 साल 70 इयर्स के बाद भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं। धीमे धीमे वो कम होना चाहिए, उसके बदले कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बढ़ता है। ये किसी तरह से सही फैसला नहीं है। ये मात्र ओनली वोट बैंक और राजनीतिक फ़ायदे के लिए है। दूसरी बात कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, जो एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनके सिवा ओबीसी का व्याप हर ये गवर्नमेंट बढ़ा रही है। और गुजरात की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो ओबीसी में नुकसान वो हो रहा है कि एक तो वो ओबीसी का व्याप बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्ञातियाँ ऐसी है जिनको वो इंक्लूड कर रहे हैं। पहले मान लो 15 ऐसी कास्ट थी जिनको ओबीसी में शामिल किया था, अभी शायद 100 से ज़्यादा हो गई है। तो एक वो ख़राब चीज़ है। दूसरी जो बात हुई क्रीमी लेयर को,
एक्सक्लूड करने की। तो क्रीमी लेयर आज के तौर पे गुजरात की बात करें तो गुजरात में 9 लाख पर एनम, सालाना 9 लाख से ज़्यादा जिनकी आय है, इनकम है, उनको क्रीमी लेयर बताते हैं। तो 9 लाख से कम वाले सब ये ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। अभी आप सोचिए कि 9 लाख पर एनम ऑफिशियल इनकम जो बताते हैं, तो 75,000 पर मंथ, वो 75,000 पर मंथ कमाने वाला जो है वो उसको कैसे बैकवर्ड समझा जाए। जी। तो ये बहुत नुकसान वाली बात है। आप बिछड़ी हुई जाति या बिछड़े हुए कोई वर्ग, मैं तो डॉक्टर के जरिए ऐसा मानता हूँ कि इसमें कास्ट तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर लोग हैं, उनको कुछ हेल्प करनी है तो सेकंड इनडायरेक्ट हेल्प कीजिए। जैसे कुछ भी स्कॉलरशिप बढ़ाइए, फाइनेंशियल वो सपोर्ट कीजिए, एक्स्ट्रा कोचिंग दीजिए, सब कुछ कीजिए जैसे। पर ये डायरेक्ट जो बात है वो बिल्कुल गलत है। तीसरी बात कि इसमें कोई वो प्रावधान नहीं है। हम काफ़ी सालों से बोल रहे हैं कि भाई जो कुछ भी रिजर्वेशन आप कर रहे हैं, जो सालों से चल रहा है, मान लो इसकी पहले वाली सरकार से भी चल रहा था, काफ़ी सरकार आ गई, तो एटलीस्ट उसमें वन टाइम इन लाइफ टाइम कीजिए। या तो यूजी में दीजिए या पीजी में, अंडर ग्रेजुएट में दीजिए या पोस्ट ग्रेजुएट में दीजिए या जॉब में दीजिए। पर आज वो हालात है कि सभी मल्टीपल लेवल पे चल रहा है। यूजी में भी जो आदमी या स्टूडेंट यूजी में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से एमबीबीएस या इंजीनियर बना, वो बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम भी बेनिफिट लेता है, उसके बाद सर्विस में भी लेता है, उसके बाद रोस्टर में भी, प्रमोशन में भी लेता है। तो ये मल्टीपल टाइम्स वो नहीं चाहिए। एक और बात कि एक फैमिली में एक ही को मिलना चाहिए मैक्सिमम। जो फादर है वो उन्होंने ले लिया तो वो सद्दर हो गया, उसके बाद उनके लड़के को, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को, उनके बाद तीसरी जनरेशन को भी मिलता रहे तो वो बात गलत है जी। ये जो क्रीमी लेयर की बात है वो सब दिखावे की बात है। 9 लाख वाली बात बहुत लंबी वो है रेंज, पर उसमें भी सब करप्ट प्रैक्टिसेस होती है, माल प्रैक्टिसेस होती है, क्योंकि वो आय का दाखला तो कहीं भी किसी को भी मिल जाएगा 9 लाख से कम वाला। और एक चीज़ है कि जो सही में नीडी है उनको आइडेंटिफाई करके उसको जो कुछ भी दूसरे तरीके से करना है वो कीजिए। इसमें हम बेसिकली अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहे हैं, पर ज़्यादा लोगों को डाउन ट्रोडन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन के बेस पे जो लोग अच्छे हैं, अच्छी कास्ट के हैं या कुछ वो है, वो भी, उनको भी मन होगा, उसका भी आंदोलन चलेगा कि हमें भी ओबीसी, हमारी कास्ट को भी ओबीसी में इन्वॉल्व करो, इंक्लूड करो। तो ये बहुत ख़राब है और हमने बहुत पहले भी सुझाव दिया था, बीजेपी को भी दिया था, कांग्रेस को भी दिया था, आरएसएस को भी दिया है कि भाई इतने सालों के बाद एटलीस्ट आप 1% हर साल रिड्यूस कीजिए। जो 27% मान लो है या टोटल 49% होती है, तो उसमें हर साल एक वन स्ट्रेच नहीं रिमूव कर पाएंगे कोई भी सरकार, तो एटलीस्ट 1% कम कीजिए, तो एटलीस्ट 10-15 साल में इंडिया बोल सके कि हम मेरिटोरियस कंट्री है, हम मेरिट से काम करते हैं। अभी ये जो पीजी की बात आई रिसेंटली, परसों कल, तो उसमें ऑल इंडिया कोटा में दिया गया है। ऑल इंडिया कोटा यूजी में 10% है और 15% है। जो टोटल सीट्स होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसमें ऑल इंडिया कोटा 15% है, और पीजी में जो 50% है, 50%। तो ये पहले ये नहीं था। अभी इस ऑल इंडिया कोटा में भी एसी रिजर्वेशन करके सही रूप में मेरिट को मार दिया गया है, मार रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा मत नहीं होना चाहिए, डिबेट नहीं होनी चाहिए। और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक ही आवाज़ से बोलना चाहिए कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कम करो। हम ज़्यादा लोगों को डाउन ट्रोडन बना रहे हैं, उनका अपलिफ्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और जो फायदे ले रहे हैं वो पर्टिकुलर एक ही ग्रुप या एक ही वो ही ले रहे हैं। जी बिल्कुल। रिजर्वेशन और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उसी के तहत ये जो निर्णय लिया गया। वैसे मेडिकल क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है देश का, और हर जो स्टूडेंट
थोड़ा सा ब्राइट है वो हमेशा सोचता है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, ऐसे में किन स्टूडेंट्स को इससे फायदा होगा और किसको नुकसान, ये जरूर मैं जयेश भाई से पूछना चाहूंगी। जयेश भाई ये बताइए जो सीट्स हैं एडजस्ट कहाँ से होने वाले, क्योंकि पहले ही हमने एससी को दे रखा है, एसटी को दे रखा है, बहुत सारे रिजर्वेशन ऑलरेडी दिए गए हैं, ऐसे में ये जो सीट्स हैं 27% और 10% वो एडजस्ट कहाँ से होने वाली है? कहाँ जो एग्जिस्टिंग सीट्स है उसमें एडजस्ट करेंगे, नई कहाँ से लाएंगे जी। एक्चुअली अगर उनको करना था तो सीट्स बढ़ा करके करना था, लेकिन वो तो नहीं किया, तो एग्जिस्टिंग में ही डैमेज होगा। और मैं जिन्होंने निर्णय लिया उनको ये बताना चाहता हूँ कि 1981 में और 1984-85 में अनामत विरोधी आंदोलन हुआ था गुजरात में जी। और भारतीय जनता पार्टी की जो नींव रखी गई, जहां से वो एक के बाद ज्वलंत सफलता प्राप्त करते गए, वो अनामत विरोधी आंदोलन को एक बेस बनाया था। 81 में 85 में फिर ऐसा लगा कि अनामत विरोधी आंदोलन में फिर अगर हम अनामत विरोधी आंदोलन खाली पकड़ के रखेंगे तो हमें अपर एससी एसटी और ओबीसी के वोट नहीं मिलेंगे, जो करीब 50% से ज्यादा है गुजरात में। तो फिर उन्होंने मंडल वर्सेस कमंडल की नीति का स्ट्रेटेजी का यूज किया था। तो जब आपकी नींव अनामत विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, जिस नींव के साथ आपकी हर एक भगिनी संस्था जुड़ी थी उस टाइम पर, अगर वो ही सरकार आज फिर अनामत ला रही है तो ये खरेखर ये ताज्जुब की बात है। ये सरकार को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा वो भी एक ताज्जुब की बात है। अगर उसके पीछे राजनीति है तो ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस सरकार से तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ये तो अनामत विरोधी आंदोलन की लहर से उभरे थे 81 से 85 के बीच में, तो एटलीस्ट ये सरकार आरक्षण खत्म करके वो इनकम बेस्ड लेके आएंगे ज्ञाति बेस के बजाय। तो ये तो ज्ञाति का बेस मजबूत हो रहा है, तो ये गलत बात है। अगर और पास्ट में जाए तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने तो अनामत के लिए ना ही बोला था, फिर अगर रखी गई तो बोला था 10 साल के बाद रखो, 10 साल के बाद निकल दो। और बाबा साहेब आंबेडकर ने एससी एसटी को यह बोला था उस टाइम पर कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित बनो, और सरकार की कोई भी योजनाओं पर डिपेंडेंट मत रहो और आप स्वनिर्भर हो। यह बात आंबेडकर की थी। तो आज आंबेडकर का व्यूज कहां चला गया? आप वैसे भी आंबेडकर को आपने साथ लिया है, तो आंबेडकर की बात भी आप नहीं माने। तो जिसको लेकर के आपने नींव बनाई और फिर हिंदुत्व का बेस लेकर के मंडल वर्सेस कमंडल लेकर के आए और उस राजनीति के साथ आप ये स्टेज पर पहुंचे हैं, तो आपसे तो ये उम्मीद है कि आप उसको इनकम बेस्ड कर दे, न कि ज्ञाति बेस्ड। तो ये गलत बात है, बेस गलत है। संविधान की बात आपने उठाई है, कहीं ना कहीं ये तो संविधान के साथ भी खिलवाड़ है, क्योंकि बाबा साहेब ने जो रिजर्वेशन दिया था उससे हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे जयेश भाई? नहीं, बाबा साहब ने तो ना बोला था 10 साल के बाद रिजर्वेशन चाहिए ही नहीं। और बाबा साहब ने रिजर्वेशन लेने के बाद उन्होंने एससी के और एसटी के जो एसोसिएशन थे उस टाइम पर, उसके जो लीडर्स थे, जो नेतृत्व थे, उनको उन्होंने संबोधन किया था। बाबा साहब के जो स्पीचेस है उसमें अवेलेबल है, आज जी पार्लियामेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। उन्होंने पार्लियामेंट के मंच पर भी बोला था कि हमें ये रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें खुद को इतना सशक्त करना है और हमें खुद संघर्ष करके शिक्षित बन के संगठित होना है। उनके बजाय आज क्या हुआ है? संगठित बनो और संघर्ष करो, शिक्षित होना बाद में रह गया। तो ये अनामत की जो नीति है ना, वो नीति को रेवैम्पिंग चाहिए। हमें ये सरकार से ये उम्मीद है कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी का पूरा एक रिव्यू करे। हम 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं 15 अगस्त को, मतलब भारत की आजादी को 75 साल होने जा रहे हैं, उसके 75वें साल में 15 अगस्त को प्रवेश कर रहे हैं। तो उस प्रवेश के साथ साथ ये होना चाहिए कि अब हम अनामत नीति का पुनर्समीक्षा करें और उसको हम इनकम बेस्ड ले जाए। मैंने पहले बताया, रिपीट करता हूं कि अगर आपको 50% रिजर्व रखो, लेकिन उसको हर एक कम्युनिटी के जो पॉपुलेशन के हिसाब से बाइफरकेट करके उसको इकोनॉमिकली जो वीकर है हर एक ज्ञाति के, चाहे वो ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो इनकम बेस्ड ही होना चाहिए। इनकम बेस्ड आरक्षण का दोनों ही एक्सपर्ट है वो उसकी फेवर करे कि यही होना चाहिए देश में, तभी देश आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ज्ञातिवाद को पीछे छोड़ना है और देश को अब आगे ले जाना है। ऐसे में ऐसे निर्णय जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से प्रेरित हो अगर लिए जाएंगे तो आगे चलकर नागरिकों को बड़ा नुकसान होगा। मेडिकल क्षेत्र पर सर इसका कितना असर होगा? और क्योंकि
जिस तरह से दिया गया है, शायद कम डिजर्विंग जो लोग हैं वो इस फील्ड में आ सकते हैं। बिल्कुल, सबसे बहुत सेंसिटिव और मेरिट के ऊपर आधारित होता है वो हेल्थ फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ह्यूमन बॉडीज़ पे डॉक्टरों को काम करना है, उसको बचाना है। तो सीधी सी बात है कि मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई ना कोई कारण सर, कोई भी रीज़न से आप अगर नॉन मेरिटोरियस, नॉन डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को अगर ऐसे रिजर्वेशन के जरिए डॉक्टर बना देते हैं या एडमिशन दिलवा देते हैं, तो बट नेचुरल हेल्थ के ओवरऑल जो कंट्री का मेडिकल हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी असर हो सकता है। और हमारे फील्ड में तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा समय ना आ जाए कि लोगों को लिखना पड़े कि डॉक्टर सो एंड सो नीचे अनरिजर्व कैटेगरी या तो ऑन ए मेरिट बेस। और जो इकोनॉमिकली की भी बात है, मैं थोड़ा उसमें भी वो कहना चाहता हूँ कि ओनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को भी ऐसे इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी देंगे तो हमारे हिंदुस्तान में हम जानते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत है, गवर्नमेंट सेटअप सिस्टम जो बोलते हैं वो इतनी वो हो चुकी है कि कहीं भी उसमें भी गोलमाल हो सकती है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ वो होगी कि हम मानते हैं कि चलो ये बिछड़ी हुई जाती है या तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो आप गवर्नमेंट स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल इतनी ज़्यादा बनाओ, इतनी अच्छी बनाओ कि कोई भी ज्ञाति का, कोई भी जगह का, कोई भी विस्तार का जो बच्चा है उनको प्राथमिक शिक्षण, सेकेंडरी शिक्षण अच्छी मिले। अगर प्राइमरी सेकेंडरी शिक्षण अच्छा मिलेगा, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, तो बट उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली उसको फिर कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो आज हमारी हालत वो है कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, गवर्नमेंट सेटअप की बात है, वो बहुत खराब है। सब कोई भी बंदा इससे एग्री होगा। हमने तो गुजरात में भी बार बार बोला था कि साहब हमारी 182 कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा की, उसमें आप एक पर कॉन्स्टिट्यूंसी एटलीस्ट एक मॉडल स्कूल दिखा दो। सही में तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होनी चाहिए, पर आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बता दीजिए। नहीं बोल पाए थे, 10 नाम भी अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर के मॉडल स्कूल नहीं कर सके। तो एजुकेशन अगर या तो ये लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को अपलिफ्ट करना है तो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और साथ में प्राइमरी हेल्थ, उसकी सुविधा दीजिए। आपो आप बच्चा पढ़ेगा तो आगे आएगा। और जो मान लो लोग वीकर हैं कि जिनके पास तो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट स्कूल में उनको फीस का कोई बर्डन नहीं होगा तो जाएगा, और उसके साथ उनके पेरेंट को उसका घर चलाने के लिए थोड़ी और इकोनॉमिक सहाय कर दीजिए रादर देन डायरेक्ट रिजर्वेशन। जी बिल्कुल। बहुत अलग अलग तरीके के सुझाव है। अगर इस पर अमलीकरण किया जाए तो कहीं ना कहीं देश के बड़े संख्या में एक बड़ा हिस्सा जो है देश के नागरिकों का, उनको फायदा हो सकता है। क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देने की बात तो चल रही है, लेकिन बुनियाद जो है वो बहुत कमज़ोर है, नींव जो है बहुत कमज़ोर है। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो सभी जानते हैं, और उसी को मजबूत नहीं किया जा रहा है, उसी पर काम नहीं किया जा रहा है, और डायरेक्टली रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर देश को नुकसान ही कर सकता है। जयेश भाई, अभी अभी आप आरक्षण विरोधी आंदोलन की बात कर रहे थे, क्या फिर कोई ऐसा आंदोलन देश में छेड़ने की जरूरत है? अगर देखो नहीं तो सक्षम ऑपोजिशन नहीं है। भारतीय लोकशाही की यह सबसे बड़ी करुणता है कि जो सक्षम ऑपोजिशन चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी है या बुरी है, उनके विश्लेषण में हम नहीं जाए जी। लेकिन अगर डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है तो एक सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई एक दूसरे के साथ टकराव न हो और साथ साथ एक हेल्दी कंपटीशन रहे। बिल्कुल। अब सपोज कि लोगों के मन में आक्रोश है, आक्रोश को चिंगारी कौन देगा? है ही नहीं कोई। सब तक साधु है, सब अपॉर्चुनिस्ट है जी। तक कोई है ही नहीं, उसको आक्रोश कौन देगा? जो 81 में आक्रोश मिला, हवा मिली, जो 84 और 85 में हवा मिली, तो उस समय कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही थी और उसका ग्रास रूट लेवल तक कार्यकर्ता थे जी। हर एक लेन में उनके कार्यकर्ता थे। और उन्होंने जो गुजरात वाली महामंडल जो बनाया था उसको भी बैकअप में भारतीय जनता पार्टी की भगिनी संस्थाओं का सहयोग था जी। तो ये ऐसे सहयोग के साथ अभी कौन सी पार्टी आपके दिमाग में आएगी? ऐसे सहयोग के साथ, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ
ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ, ऐसे कैडर के साथ क्या है अपने पास? कुछ नहीं है। प्रजा का सीधा आक्रोश तो कोई काम नहीं करेगा अगर उसको पॉलिटिकल बैकिंग नहीं मिलेगा तो उसको पॉलिटिकल बैकिंग के बगैर तो कुछ होगा जी। नहीं। और पॉलिटिकल बैकिंग जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन को कोई गवर्नमेंट कुछ उसको सोच कंसिडर भी नहीं करेगी। जी, तो अब अपने पास सक्षम ऑपोजिशन नहीं है, वो सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, गुजरात में जो एंट्री लिया है वो भी पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड, मैं आज प्राइमरीली वो कास्ट बेस्ड और पॉलिटिकल पार्टी में उनको गिनता हूं। एक इलेक्ट 2022 में चुनाव लड़ने के बाद मालूम पड़ेगा, बाकी कोई एक सर्टेन मोटिव के साथ आई हुई पार्टी है, वो एक मास मूवमेंट करा दे ऐसा कोई उसमें ताकत नहीं है, ना कांग्रेस में है। एक्चुअली हकीकत में कांग्रेस को सक्षम विकल्प बनना चाहिए, लेकिन क्या बन पाएगी? आई पुट अ बिग क्वेश्चन मार्क। बड़ा सवाल है। अब पेगासस जैसे मामले बड़े विपक्ष, सारे विपक्षी दल हैं वो बड़े जोरों शोरों से उठा रहे हैं क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा जो बड़े वर्ग को अफेक्ट करता है, उसे कौन उठाता है, उस पर जरूर नजर रहेगी। अब मेडिकल फील्ड सर क्या करेगा? क्या कोई विरोध सामने आएगा मेडिकल फील्ड से? मेडिकल फील्ड तो विरोध नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स जो पुराने एंटी रिजर्वेशन आंदोलन हुए थे, एजिटेशन हुए थे, उसमें मेडिकल फील्ड का बहुत अहम रोल था। बट अभी मुश्किल इसलिए है क्योंकि और जो जयेश भाई ने बात की कि ओपोजिशन, विपक्ष पार्टियां में वो नहीं है, पर मैं तो मानता हूं कि ओपोजिशन के बजाय जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ही इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर इतनी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसकी इनके जो सदस्य हैं, इतनी लार्जेस्ट पार्टी है, उसमें इतना नेतृत्व है, तो उनमें से किसी को ही अपना आवाज़ उठाना चाहिए। आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं, तो उनको भी बोलना चाहिए कि हम कहाँ आगे जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का भी एक लिमिटेशन या तो एक मर्यादा हो जाती है। तो पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो अगर सही राह दिखाए, और रूलिंग पार्टी में कौन सही राह दिखाएगा, तो रूलिंग पार्टी के जो सदस्य हैं, उनके सिंपैथाइजर है, वर्कर्स है, नेता है, वो लोगों को अभी हो ऐसा रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी में 2-4 लोगों को ही चलती है और ज़्यादा किसी की नहीं चलती है। तो सही मायने में प्राइवेट में, खानगी में हर एक लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, आरएसएस के लोग भी बोल रहे हैं, पर ओपनली कोई उसको आवाज़ देने की कोशिश नहीं करता है कि भाई ये गलत फैसला है, उसके बजाय ये करना चाहिए। जी। तो सत्ता पक्ष से वो कोई भी पक्ष हो, भाजपा इस बार है, तो भाजपा के लोगों को ही, आरएसएस के लोगों को ही सबसे पहले ये बात उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आवाज़ तो उठानी होगी क्योंकि अगर जो सरकार के निर्णय हैं उसके साथ चलना हर एक किसी की मजबूरी है, लेकिन लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का, उसमें हम जीते हैं, और ऐसे में अगर ऐसे मुद्दों पर जो एक मास को अफेक्ट करते हो उन्हें नहीं उठाएंगे तो आगे चलकर नुकसान सभी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सभी के घर में हैं जो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो सत्ताधारी पक्ष ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के सामने, जैसे अशोक भाई ने बताया कि सत्ताधारी पक्ष के अंदर से ही आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन सत्ताधारी पक्ष के पास इतनी अमर्याद सत्ता है, उनको पड़कारने के लिए कोई सक्षम विरोध पक्ष नहीं है। तो उनके पक्ष से अगर अंदर से कुछ आवाज निकलेगी तो भी उसकी कोई ज्यादा वजूद नहीं रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि वजूद तब रहेगी जब उनको भी सोचना होगा कि हमारे यहाँ जितने में तकलीफ पड़ेगी अगर हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो। ये तो ऐसा सोचेंगे कि 10-20% अगर पार्टी में से विरोध हुआ भी तो भी हम उसको टैकल कर पाएंगे, ऐसी एक मेंटालिटी है अभी सत्ताधारी पक्ष के पास। तो पार्टी के अंदर से भी जो विरोध होगा, अंदरूनी विरोध से भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये जो अब 75वें साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, 75 साल को हर एक दिन सेलिब्रेट करने की बात की गई है, तो 75 साल में प्रवेश के समय पर भी अगर हमको ज्ञाति को ही आगे लाने की बात करनी हो तो उनसे ज्यादा बड़ी करुण घटना कोई नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, और इसलिए आज वीएनएम के मंच से हमने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि आवाज कहीं ना कहीं से तो उठानी ही होगी। अगर पक्ष नहीं उठा रहा है, विपक्ष नहीं उठा रहा है, लेकिन आम नागरिकों को तो कहीं ना कहीं बोलना ही होगा। सरकार ने निर्णय ले लिया है, शायद अपने हित में लिया है, लेकिन हमारे हित में क्या है और आगे चलकर हम इस सरकार को कितना पसंद करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वीएनएम के साथ हमेशा जुड़े रहना है, वीएनएम देखते रहना है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम अब सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पर
अवेलेबल नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए 24 घंटे हम अवेलेबल हैं। डेली हंट से लेकर IPTV, रॉक टीवी, जॉय टीवी, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे आप VNM TV देख सकते हैं। और इसीलिए अब VNM TV देखना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर VNM TV अब आपके लिए अवेलेबल है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।